अस्सलामुअलैकुम। वादे के मुताबिक मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने फिर हूँ। मैंने सवेरे एक वीडियो पोस्ट की थी, आप लोगों ने उसे पसंद किया और अब जो बचा हुआ है कुछ ख़ास है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपके इम्तहान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसे ज़रूर देखेंगे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए सीधे सीधे मैं काम की बात पर आता हूँ। तो अब आपको जानना है अफसानों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं टोबा टेक सिंह के बारे में। टोबा टेक सिंह के लिखने वाले कौन है? तो टोबा टेक सिंह के लिखने वाले हैं सादत हसन मंटू। लाहौर पागलखाने के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे? हिंदू और सिख जो पागल थे वो कहाँ भेजे जा रहे थे? तो वो हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। उस पागल का नाम बताइए जो अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना कह रहा था। तो वो उस पागल का नाम था मोहम्मद अली। अब देखिए, थोड़ा तवील सवाल की तरफ चलते हैं। पागलों के बाहमी तबादले के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया गया? तो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस वक्त लोगों को एक बात, मतलब लोगों ने सोचा कि लोग तो यहाँ से चले जाएंगे, जो भी मुसलमान है वो चले जाएंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो हिंदू हैं सिख है वो तो चले आएंगे हिंदुस्तान। ये पागलों का क्या होगा? तो पागलों के लिए बात की गई कि पागलों का भी बंटवारा हो, कि पाकिस्तान में जो हिंदू पागल हैं और सिख पागल है वो हिंदुस्तान चले आए, और हिंदुस्तान में जो मुस्लिम पागल है उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। ऐसे में एक पागल है जिसका नाम है टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह का असल नाम है बिशन सिंह। बिशन सिंह की बहन का नाम है रूप कौर। ये सब खास बात है जो याद रखने की चीज है। तो रूप कौर बहन का नाम है उसका। बिशन सिंह टोबा टेक सिंह गांव का रहने वाला था और उसको अपने गांव से इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि लोगों ने उसका नाम ही टोबा टेक सिंह रख दिया। अब वो टोबा टेक सिंह के नाम से ही मशहूर है, जबकि उसका असल नाम है बिशन सिंह। महीने में एक बार उसे घर के लोग आते थे इससे मिलने के लिए, और उस दिन जिस दिन उसे घर वाले आते थे इससे मिलने के लिए, उस दिन ये बहुत खुश होता था और सुबह सुबह मतलब फ्रेश होता और साफ सुथरा कपड़ा पहनता और जो मिलने के लिए आते उनके साथ सामने चला जाता और मिलता था। बहुत अच्छे ढंग से मिलता था। टोबा टेक सिंह सोता नहीं था, न बैठता था। 12 साल से खड़ा हुआ था, लेकिन वो किसी तरह का खतरनाक काम नहीं करता था, इसलिए लोग उसका ख्याल रखते थे, लोग उसको पसंद करते थे। कि टोबा टेक सिंह कभी सोता नहीं था, बहुत ज्यादा थक जाता तो दीवार की टेक लगा लेता बस। अब देखिए आगे है जिलानी बानो। जिलानी बानो से जुड़ा हुआ एक सवाल है। जिलानी बानो का ताल्लुक कहाँ से है? तो जिलानी बानो बदायूं में तो पैदा हुई, याद रखिएगा, बदायूं में पैदा हुई, लेकिन हैदराबाद में उनकी सारी जिंदगी गुजरी। तो अगर ऑप्शन में हैदराबाद आता है तो आपको ऑप्शन में हैदराबाद पे टिक लगाना है। पैदाइश कहाँ हुई? बदायूं में हुई, लेकिन पूरी जिंदगी इन्होंने हैदराबाद में गुजारी और हैदराबादी तहजीब भी इनके अफसानों में मिलती है। उनके दो नॉवेल हैं, ऐवान गज़ल और बारिश संग। आपके इसमें जो ये अफसाना है प्रोमिस, उसके लिखने वाली भी जिलानी बानो है। इसमें प्रोमिस में जो खास किरदार है वो अम्मू का है। अम्मू के शौहर सरकारी वकील थे, अपने बेटों को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। 4 बेटे हैं। 4 बेटे में 3 बेटा है जो अमेरिका में है, अमेरिका शिकागो और अमेरिका में है और शिकागो में है। एक बेटा जो है वो जिसका नाम हमीद है वो यहीं रहता है। देखिए 3 बेटे जो है अमेरिका, शिकागो और न्यूयॉर्क में है, जबकि सबसे छोटा बेटा जो है जिसका नाम हमीद है वो हिंदुस्तान में ही रहता है, अपने ही मुल्क में रहता है, और वो मरकजी वजीर बन चुका है, उसको भी फुर्सत नहीं मिलती है। अम्मू को कैंसर हो चुका है, वो परेशान रहती हैं, अक्सर बीमार पड़ती हैं। तो चारों बेटों ने वादा किया है कि अम्मू अगर आपका इंतकाल हुआ तो हम चारों तो है ही हैं, हम चारों आपको कांधा दे देंगे। लेकिन आखिर वक्त में जब अम्मू का इंतकाल हो जाता है कोई बेटा उनके पास नहीं रहता है। मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको ताकि आप समझ जाएं। उसके बाद है भूले बिसरे गीत, जिसके लिखने वाले हैं शफी जावेद। शफी जावेद का जो ये अफसाना है भूले बिसरे गीत, इसका मेन किरदार है सैयद अजीज अहमद। सैयद अजीज अहमद डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर किए हैं और उन्होंने देखा जब तक वो डायरेक्टर थे बहुत चाहत थी उनकी
लोगों के दिल में बहुत इज्जत थी, लोग बहुत ख्याल रखते थे उनका। लेकिन जब वो इस पोस्ट से हटे यानी रिटायर हो गए तो लोगों ने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। पहले इनके घर के नेम प्लेट पर लिखा हुआ रहता था सैयद अजीज अहमद डायरेक्टर, लेकिन बाद में इन्होंने सैयद भी हटा दिया, अजीज अहमद रहने दिया और डायरेक्टर को भी मिटा दिया। पहले 4 4 व्हीलर गाड़ी थी इनके पास, अब वो भी नहीं है। अब ऐसे में जब वो डायरेक्टर नहीं रहे तो लोगों का रवैया बदल गया। पहले लोग इनको सलाम करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ तक बेटा और बीवी भी इनसे बहुत बेजार है। बीवी तो अक्सर कहती है कि आप कहीं काम क्यों नहीं कर लेते, तो ये कहते हैं कि देखो मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ, मैं कहीं कोई काम करूँगा तो मेरे मेयार का, मेरे लेवल का नहीं मिलेगा, इसलिए मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए बीवी कहती है कि आखिर आप डायरेक्टरी की लाश कब तक ढोते रहेंगे। बेटा भी उसी तरह का सवाल करता है, कहता है कि आप बहुत अच्छे इंसान थे, आपने कभी कोई रिश्वत नहीं ली, आपने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, लेकिन ये बताइए इससे हमारा क्या फायदा हुआ? इस मादी दुनिया में आपकी ईमानदारी से मेरा क्या फायदा हुआ? तो ये तंज है। यहाँ तक कि इनका नाती भी है, एक दिन टीवी पर देखता रहता है लॉवन इंटरनेट प्रोग्राम। ये जाते हैं अपना चैनल देखना चाहते हैं, लेकिन वो नाती भी उसी तरह का है, नाती चैनल को फेंक के चला जाता है। ये बात उनको बहुत बुरी लगती है। तो ये वहाँ से निकलते हैं अपना ट्रांजिस्टर ढूंढने के लिए। ट्रांजिस्टर में ढूंढ लेते हैं, उसमें प्रोग्राम होता रहता है भूले बिसरे गीत। ये ऑल इंडिया रेडियो का बहुत पुराना प्रोग्राम है जो 7:30 बजे हुआ करता था। तो ये उसको ढूंढ लेते हैं। इसमें जो खास बात है कि इनका पुराना साथी कौन है, तो पुराना साथी है इनका रवि रंजन। अब देखिए आगे सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का एक अफसाना है इब्राहिम सक्का। इब्राहिम सक्का का जो खास किरदार है इब्राहिम सक्का ही है। 2004 में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। हिंदी और मराठी ज़बानों से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ताल्लुक़ है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के 3 अफसानों का अगर नाम लिखना हो तो इब्राहिम सक्का, नंगी दोपहर का, सिपाही और शिकस्ता बुतों के दरमियान लिखा जा सकता है। अब देखिए इब्राहिम सक्का कौन था। इब्राहिम सक्का धोरन गांव का एक ऐसा इंसान था जो लोगों को पानी पिलाया करता था। 24-25 साल का ये नौजवान था, बहुत गरीब था। वो लोगों को पानी पिलाया। सक्का मानी होता है, सक्का साकी से बना हुआ है, साकी यानी पिलाने वाला। तो ये पानी पिलाता था और यही इसका रोजगार था। वो सिर्फ 4थे दर्जे तक पास था। उसी इब्राहिम सक्का को इन्होंने अपने अफसाने का किरदार बनाया है। इब्राहिम सक्का उस गांव का जो सबसे पावरफुल इंसान था, ताकतवर इंसान था, बेदार खां देशमुख उसकी बहन से मोहब्बत करता था। एक ऐसा इंसान जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, उसने मोहब्बत किससे की? गांव के सबसे बड़े रईस से, सबसे बड़े जमींदार से की बहन से मोहब्बत कर ली। गांव का नाम क्या था आपको याद होगा? धोरन गांव था। धोरन गांव। धोरन गांव में मतलब 4थे दर्जे तक का ही एक स्कूल था, वहीं अफसाना निगार गए थे। पहले तो वो एक मुदर्रिस की हैसियत से गए थे, लेकिन 25 साल के बाद जब वो गए तो वहाँ वो इंस्पेक्टर के रूप में गए थे उस स्कूल को चेक करने के लिए। और तब उनको 25 साल पुरानी बात याद आई थी, वही बात जिसको इन्होंने लिखा इब्राहिम सक्का के रूप में। अब्दुल्ला और अब्दुल रब कौन थे? अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा कौन था? तो अब्दुल रब धोरन गांव के स्कूल के हेडमास्टर थे। ये उस वक्त की बात है जब अफसाना निगार इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बनकर धोरन गांव गए थे। तो अब्दुल रब कौन थे? तो ये जब चेक करने के लिए गए, यानी बाद में उस स्कूल के हेडमास्टर थे अब्दुल रब। और अब्दुल्ला भैंसा कौन था? तो अब्दुल्ला भैंसा 25 साल पहले उस गांव में, धोरन गांव में सरपंच का लड़का था जिसको लोग अब्दुल्ला भैंसा कहते थे। देखिए अब्दुल रब करेंट यानी अभी के वो हेडमास्टर हैं, और अब्दुल्ला भैंसा ये 25 साल पहले का एक किरदार है। चलिए उसके बाद है धोरन गांव में कौन सा मर्ज आता था? तो हर साल वहां नारू जैसा मतलब मर्ज सबको हो जाता था। एक बीमारी है नारो,
क्योंकि वहाँ के लोग बहुत पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते थे। गांव भी बहुत पिछड़ा हुआ था, ना बिजली ना पानी, लोग कुएं का पानी पीते थे, तो इस तरह की बीमारी हो जाती थी। अब इसमें क्या है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है जिसको बताया जाए जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। चलिए अब हम आते हैं गुबारे खातिर की तरफ। 10 मिनट 20 सेकंड हो चुके हैं। गुबारे खातिर किस ज़माने की तसनीफ़ है? तो गुबारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है। और आप जान लें गुबारे खातिर में 24 खतूत हैं, 24 खतूत हैं, याद रखिए, जिसमें आपको 3 ही पढ़ने हैं। ये खतूत लिखे किसको गए थे? तो ये खतूत हबीबुर रहमान खान शेरवानी को लिखे गए थे। और किला अहमदनगर की जेल में जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैद थे, तभी उन्होंने ये खतूत लिखे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश सऊदी अरब में हुई थी और आप सबसे कम उम्र में कांग्रेस के सदर बने, यानी 35 साल की उम्र में भी। आपकी 3 किताबें हैं, गुबारे खातिर, इंडिया वंस फ्रीडम और तर्जुमानुल कुरान। जबकि 3 अखबारात का अगर नाम आए तो लिसानुल सिद्क़, अल बलाग और अल हिलाल है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये कौन सी चाय पीते थे? तो ये बहुत ख़ास सवाल है। वो चीन की चाय पीते थे जिसको कहा जाता था ग्रीन टी। ग्रीन टी वो हिंदुस्तानी चाय को कहते थे ये सयाल हलवा है, क्योंकि चाय में इतना कुछ नहीं डाला जाता है। हमारे यहाँ की चाय में बहुत कुछ डाला जाता है, जिसको वो पसंद नहीं करते थे। उनकी जो चाय होती थी वो चाय ख़ास तौर से उसकी मतलब वो चाय पत्ती कहाँ से आती थी? चीन से आती थी। और वो उसी चाय को पीते थे, मतलब उसको सिर्फ गर्म कर दिया पानी को, उसमें चाय की पत्ती डाल दिया, वो चाय हो गई। तो ये इनका भी हो गया। इसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत की खासियत क्या है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत की खासियत ये है कि वो जब लिखते हैं तो एहसास होता है कोई बहुत बड़ा आलिम, कोई बहुत बड़ा काबिल इंसान ख़त को लिख रहा हो, क्योंकि वो उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और भी कई ज़बानों के जानकार हैं, अरबी के जानकार हैं। तो वो अपने ख़त को जब ख़त लिखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ का इंतखाब करते हैं, चूँकि उनके पास लफ्ज़ों की कमी नहीं है, कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर सेट होना चाहिए, इसलिए उनके ख़त को पढ़ने से लगता है ये किसी आलिम का ख़त है। और वो छोटे मोटे वाक़यात भी बीच में लाते रहते हैं। और ख़त जब लिखते हैं तो उनके ख़त इस्लाही हुआ करते हैं कि ख़त पढ़ने वाला ख़त पढ़ने के बाद वो ख़त ज़ाती ना होकर अवामी हो जाए, यानी कोई पर्सनल ख़त ना रहे बल्कि सबके लिए हो जाए। चलिए, गुफ्तगू अली सरदार जाफरी की नज़्म है। अली सरदार जाफरी की 2 नज़्म है, आपको गुफ्तगू और मेरा सफ़र। गुफ्तगू हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को जहन में रख के लिखी गई नज़्म है। अली सरदार जाफरी बलरामपुर में पैदा हुए। तो इसका टॉपिक क्या आएगा? गुफ्तगू नज़्म का मरकज़ी ख्याल क्या है? तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती पर है, दोस्ती के नाम है। ये शाम मुलाकात कब तक चलेगी? तो सुबह तक चलेगी। इश्क कैसे आएगा? तो इश्क लड़खड़ाते हुए आएगा, उसकी नज़रें झुकी होंगी, उसके होंठ कांपते होंगे। तो ये गुफ्तगू का रहा। मेरा सफ़र में मेरा सफ़र किस हैत की नज़्म है? तो मेरा सफ़र गुफ्तगू, खेती और हम नहीं जानते, ये सब आज़ाद नज़में हैं। याद रखिए, ये 4 नज़में जो आपको पढ़नी है, ये चारों नज़में आज़ाद हैं। अब मेरा सफ़र क्या है? तो मेरा सफ़र अली सरदार जाफरी की नज़्म है। इसमें इसका मतलब मकसद क्या है लिखने का, या इसका मरकज़ी ख्याल क्या है? तो मेरा सफ़र का मरकज़ी ख्याल है कि इंसान जब दुनिया में आता है, दुनिया से चला जाता है, तो वो अपने कारनामों के ज़रिए ज़िंदा रहता है। लोग उसको याद करते हैं, लोग उसको भूलते नहीं। अगर उसने अच्छा काम किया तो अच्छे काम की वजह से याद किया जाएगा, और उसने बुरा काम किया तो बुरे काम की वजह से याद किया जाएगा। लोग उसको भूलते नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी सिर्फ मौत तक ही महदूद नहीं है, मौत के बाद भी चलती है। उसके बाद खेती है। खेती का मेन किरदार कौन है? तो खेती का किरदार वक्त है। कहा गया कि हम सभी लोग वक्त के पाबंद हैं। जिस तरह एक किसान किसी खेत को देखता है, उसमें अनाज बोता है, अनाज बोने के बाद उस अनाज की देखभाल करता है, पानी पटाता है, निराई करता है, और जब वो अनाज पक जाता है तो किसान उसको काट लेता है। इसी तरह हम लोग भी वक्त की खेती हैं।
ये वक्त हमको मौका देता है आगे बढ़ने का। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक दौर ऐसा भी आता है कि ये वक्त हमको काट लेता है। ये खेती का हुआ, मैं सिर्फ काम की बातें बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बरक़े कलीसा अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई ज़रीफ़ाना नज़्म है, याद रखिए ज़रीफ़ाना नज़्म है। और इस ज़रीफ़ाना नज़्म में उन्होंने एक लड़की के बारे में कहा है जो ईसाई है। बर्क़ माने बिजली, कलीसा माने चर्च की बिजली। ये कहते हैं ये चर्च के में जाते हैं, हर दिन जाते हैं, प्रे करने नहीं जाते, एक लड़की को देखने के लिए जाते हैं। वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। ये हर दिन जाते हैं और जाने के बाद उससे कहते हैं कि तुम, एक दिन उससे कह देते हैं कि तुम मुझसे शादी करो। वो लड़की पूछती है कि आपका ताल्लुक़ किस मज़हब से है? तो ये बोलते हैं मैं मुसलमान हूँ। वो लड़की गुस्से में आती है और कहती है कि मुझे मुसलमानों से नफ़रत है, क्योंकि मुसलमान जहाँ रहते हैं लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो ये कहते हैं, बाद में ये कहते हैं कि देखो मैं नाम का मुसलमान हूँ, मेरे अंदर मुसलमानों जैसी कोई बात नहीं है। मैं टोपी तो पहनता हूँ, लेकिन मुझे नमाज से, रोज़ा से, हज, ज़कात, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो लड़की बोलती जब तुमको किसी चीज़ से मतलब नहीं है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी राज़ी हूँ। अब उसके बाद मुतशायर ज़फ़र कमाली की लिखी हुई नज़्म है। मुतशायर के बारे में इन्होंने कहा है वो शायर जो शायर न हो लेकिन शायरी करता हो। आजकल के हालात को देखते हुए इन्होंने लिखा है कि मुतशायर क्या होते हैं, वो खुद तो कुछ लिखते नहीं हैं, वो दूसरों से कलाम ले लेकर पढ़ते रहते हैं और ख़ुद ऐसा लगता है कि बहुत बड़े शायर हों। उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ भी होती हैं। खूबियाँ भी यह भी है कि वो दूसरे का मतलब किसी ऐसे को दोस्त बना लेता है जो शायर हो और इससे कलाम लेकर या तो ऐसे ही मांगकर या पैसे से लेकर पढ़ता रहता है। उस मुतशायर के बारे में कहा गया। मुतशायर किसको कहते हैं? तो मुतशायर उसको कहते हैं जो शायर ना हो लेकिन खुद को शायर जाहिर करे। उसके बाद है हम नहीं जानते, यूजीनो मोंताले की गज़ल है, ये नज़्म है। यूजीनो मोंताले इतालवी शायर हैं और यूजीनो मोंताले की जो ये नज़्म है हम नहीं जानते, इसका तर्जुमा किया है ज़ाहिद ज़ैदी ने। यूजीनो मोंताले ने कहा है कि इंसान की ज़िंदगी में जो आगे आने वाला वक्त है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता है, सिर्फ एक उम्मीद रहती है कि आगे आने वाला दौर उसका अच्छा होगा। तो इसी उम्मीद में वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देता है। अब जो मैं ख़ास बातें बता रहा हूँ, एक एक बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा ये होगा। गालिब के बारे में कहा गया, गालिब 1797 में आगरा में पैदा हुए। गालिब पे कई वीडियो बनी हुई है, वो अब जान लेंगे। यगाना चंगेज़ी के बारे में कहा गया कि यगाना चंगेज़ी का पहले नाम हुआ करता था, पहले तखल्लुस हुआ करता था मिर्ज़ा यास, सीधे यास हुआ करता था, बाद में यगाना हो गया। यगाना का मानी होता है अजूबा, यकता, यानी यूनिक। यगाना चंगेज़ी की पैदाइश तो पटना में हुई, लेकिन उनकी वफ़ात लखनऊ में हुई। यगाना चंगेज़ी को गालिब शिकन भी कहा जाता है। और उसके बाद है खलीलुर रहमान आज़मी। खलीलुर रहमान आज़मी सीधा सुल्तानपुर में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा। उनकी जो एक मजमूआ है उसका नाम है नया अहदनामा, और उनके दौर के जो शायर हैं उसमें नासिर काज़मी और इब्ने इंशा हैं। अब जो ख़ास बातें हैं वो मैं कह रहा हूँ, कल के एग्ज़ाम में जो सवाल आएगा वो किस तरह का होगा। ख़त तो आपने जान ही लिया होगा, ख़त कैसे लिखा जाता है। ख़त लिखने का जो तरीक़ा है वो मैं आपको हल्का फुल्का बता दूँ। दाहिने तरफ लिखना है इम्तिहान हॉल, उसके नीचे तारीख़। अगर बड़े को लिखना है तो मोहतरम व मुकर्रम जनाब फ़लाना, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उसके बाद अपना पूरा डिटेल दे दीजिए और नीचे फ़कत वस्सलाम लिख दीजिए। जो डिटेल लिखना है, जो मजमून दिया गया है, मजमून 2-3 लाइनों के अंदर ही होता है, बाकी लिखने का तरीका एक ही होता है। उसी तरह आप लिखें और आपका ये मुकम्मल हो जाएगा, जो मैंने बता भी दिया है इसके बारे में। दूसरा ये है कि आपको सवाल में क्या आएगा, मैं एक बार और बता दूं कि जिससे छोटा होने का वो इसम, जिससे किसी के छोटा होने का पता चलता है उसको कहते हैं इसमें मुसग़्ग़र, जिससे बड़ा होने का पता चलता है उसको कहते हैं मुकब्बर। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप लोग वो पहले की वीडियो देखे होंगे, लाइव हो या और भी हो, तो आपको समझाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। तो इस तरह मुकब्बर मुसग़्ग़र के बारे में आएगा। और जैसे राम पटना जा रहा है, ये कौन सा ज़माना है, तो ये पटना जा रहा है तो ये हाल है। कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है। इस तरह के सवाल आएंगे। वह कहाँ जा रहा है, इसमें वह क्या है, तो वह प्रोनाउन है यानी ज़मीर है। उसी तरह ज़हीन लड़का में ज़हीन क्या है, तो ज़हीन सिफत है।
यानी एडजेक्टिव है। कलम नया है तो इसमें नया क्या हुआ, तो नया एडजेक्टिव यानी सिफत है। उसके बाद पटना दिल्ली कलकत्ता, इसमें पटना दिल्ली कलकत्ता ये क्या है, तो ये इसमें मार्फा है। और शहर क्या है, तो इसमें नकरा है। इस तरह के सवाल आएंगे। तो ये इसकी वीडियो तो बन ही चुकी है। जो मॉडल पेपर दिया गया है, इससे पहले जो मॉडल पेपर मैंने पोस्ट किया था, वो कम्युनिटी में मैंने पोस्ट किया, क्योंकि 2 महीना पहले ही मैंने उसको पोस्ट किया था। ये मॉडल पेपर का जो है उसको आप ज़रूर देख लें, और उसको अगर आप देख लेंगे तो आपका मुकम्मल हो जाएगा। दुआ करते हैं अल्लाह पाक आप सभी लोगों को कामयाब करे, और कल मिलते हैं फिर हम। और हाँ, एक बात और कि एग्ज़ामिनेशन ड्यूटी मेरी भी है, इसलिए मैं फ्री नहीं रह पा रहा हूँ। मैं दिन भर ड्यूटी में लगा रहता हूँ, शाम में आता हूँ, बहुत थक जाता हूँ, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता। खैर, दुआ है अल्लाह पाक आपको इम्तिहान में कामयाब करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।